नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। आइए आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और ये एक सीरीज चल रही है आपकी रोजगार वाली क्लास है। कैसी क्लास है? रोजगार वाली क्लास। एक कदम सफलता की ओर। और आधुनिक भारत का महाकुंभ है ये। और इस कुंभ में जिसने स्नान कर लिया, समझिए उसका वेला पार है। उसका वेला पार है। उसका क्या होगा? क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आधुनिक भारत में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आते हैं, वैसे 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है। और इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है हिस्ट्री करके। आप लोग सर्वेश क्लासेस केजीजी के हिस्ट्री प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको क्या होगा? 1000 क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस तरह से तब तक वीडियो बनता रहेगा जब तक 1000 आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट सवाल नहीं कर लिए जाते। और आज के जो सवाल हैं ये कतई जहर सवाल हैं। ऐसे सवाल है जो एग्जाम में टपकते और छपते ही छपते हैं। और अगर आप इस सीरीज को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप जो है आधुनिक भारत में जो क्वेश्चन आएगा उसको देखते एक साथ टक से मार दीजिएगा। ठीक ना? आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोड है, कितने भी पन्ने पलट लूं वो कहानी आंखों में पढ़ लेती है। कितने भी पन्ने पलट लूं वो कहानी आंखों में पढ़ लेती है। ना जाने माँ ये कैसे कर लेती है, ना जाने माँ ये कैसे। अगर आपको भी अपने माँ के सपनों को साकार करना है, अपने घर पे डीजे बजवाना है, तो हमारे इस सीरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दबा कर लाइक कीजिए और दबा कर सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार मिलेगा तभी तो जोश आएगा, जुनून आएगा और क्वेश्चन करेंगे। और ईमानदारी के साथ 1000 ऐसे तगड़ा क्वेश्चन करेंगे। कतई जहर क्वेश्चन करेंगे जो बिहार पुलिस से लेके एसपी बनने तक में आपका क्या करेगा? साथ देगा। मेरा खुद का सिलेक्शन हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु हुआ था? अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु हुआ था? तो पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। उन्हें आशंका थी कि इससे रूढ़िवादी उच्च वर्ग हिंदुओं को ठेस पहुंच जाती या महात्मा गांधी की नेता की स्थिति को कमजोर कर देता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही सवाल क्या जवाब क्या है पता है आपको? इसका सही जवाब है पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। क्या करता? पृथक निर्वाचन उनके लिए। अगर मान लीजिए पृथक निर्वाचन मिल जाता तो जो दलित है वो दलित को वोट डालते रह जाता जिंदगी भर। ठीक ना? तो गांधी जी का विवेक यहाँ काम आया। आज क्या है? दलित का देखिए कितना उद्धार हो रहा है, विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए इसका क्या है, व्याख्या भी साथ में है। ठीक ना? व्याख्या में देखिए क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक ना? जिस समय सांप्रदायिक पंचायत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय के रूप में फूट डालो और राज करो की नीति का और विस्तार किया। क्या किया? फूट। और इसका सबसे विवादित प्रावधान क्या था? इसका सबसे विवादित प्रावधान था दलितों के लिए क्या चीज? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना था। गांधी ने इस प्रावधान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अछूत के लिए सदैव अछूत बने रहना सुनिश्चित करता। उनका मानना था कि दलितों के विकास का नाम पर ना हो विधानमंडल में सरकारी सेवाओं में ना ही विधानमंडल की या सरकारी सेवाओं में सीट आरक्षित करने की जरूरत है, ना ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की जरूरत है। दलितों के वास्तविक उत्थान की जरूरत है। मतलब अगर कोई आदमी गरीब है तो आप उसको क्या कीजिएगा? अलग से वो घर दीजिएगा नहीं, उसको इतना सबल बना दीजिए कि वो अपने आप अमीर हो जाए। ठीक ना? उसको धन दीजिए, दौलत दीजिए। आज रोटी कपड़ा मकान नहीं, आज शिक्षा चाहिए। जिसके हाथ में शिक्षा है, कलम की ताकत है, उसने दुनिया बदली है। ठीक? ये व्याख्या अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अतः विकल्प क्या है? ये सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का उपबंध नहीं था? आपको पता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च को। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को। कब? 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था। और वायसराय भवन में जाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? गांधी जी ही थे। लेकिन गांधी इरविन समझौता क्या ऐसे हो गया? गांधी जी क्या किए थे? सबने अवज्ञा आंदोलन कर दिए थे और अंग्रेज का नाक में दम हो गया था। और वहां क्या चल रहा था? गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में कोई गया नहीं। जब कोई गया नहीं तो क्या हुआ? अब तेज बहादुर सप्रू को भेजा गया कि गांधी जी को मनाइए और मना के ले आइए। तो गांधी जी को मनाने कौन गए थे?
तेज बहादुर सप्रू गए थे और मनाने के बाद गांधी और इरविन के बीच में समझौता करवाया। कब? 5 मार्च 1931 को। और गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा? दो महात्मा किसने कहा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। सरोजिनी नायडू ने कहा था, ठीक ना। देखिए अब इसका क्या है, सबने अवज्ञा आंदोलन के सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना, बिल्कुल ये क्या था। उसके बाद भारत में वित्तीय ऋण को पूरा करने के लिए मार्च 1931 में समझौते के खंड 2 में आरक्षण तथा रक्षोपयोगी को परिभाषित किया गया। तृतीय पक्षों से को पहले से ही बेची गई जब्त जमीन की वापसी और शोषित वर्गों के लिए 18% सीटों का आरक्षण। तो यही डी नंबर प्रावधान जो था, ये क्या था? डी नंबर प्रावधान आपका नहीं था। किसमें नहीं था? तो ये आपका गांधी इरविन समझौता में नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए 5 मार्च 1931 को था, इसका क्या कर दिए हम, पूरा डिस्कशन करा दिए हैं। अब शराब और विदेशी वस्त्रों के दुकानों के आगे धरना देने का भी बात किया। गांधी जी इसमें 4 शर्त रखे थे। गांधी जी का 4 शर्त माना गया था और इरविन का 5। तो जीता कौन था? इरविन जीता था। देखिए, हिंसात्मक बंदियों को छोड़कर शेष राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का क्या दिया जाए? स्वतंत्रता का अधिकार। और शराब व विदेशी वस्तुओं की दुकान पर कानून सीमा के भीतर धरना देने का क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए और अपहरण की समाप्ति दिया जाए। और तृतीय पक्षों के पहले से ही बेची गई जब्त जमीन की वापसी और शोषित वर्गों के आरक्षण की वृद्धि का प्रावधान पुनः पैक्ट 1932 से संबंधित है, न कि किससे? गांधी इरविन समझौता से। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। आपको पता है नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो लॉर्ड बर्कनहेड उस समय क्या थे? उस समय भारत में अंग्रेज के सचिव थे और उसने नेहरू को कहा, आप खूब संविधान करते हैं, जपते रहते हैं, आपको संविधान चाहिए तो जाइए एगो संविधान लिख के आइए, देखते हैं। तो नेहरू जी क्या किया, उसका ले लिए चैलेंज और लिख लिए संविधान। उसके बाद गए जिन्ना के पास, बोले ले दस्तखत कर दो। बोला था कि सबसे दस्तखत करा के, जिन्ना बोला ना कर, वो किए तो पृथक निर्वाचन मंडल डालिए। तो उसमें क्या नहीं था? पृथक निर्वाचन मंडल नहीं था। क्या नहीं था? पृथक निर्वाचन मंडल नहीं था, ठीक ना। आगे चलते हैं, ये डिस्कशन है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक ना। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और ठीक ना 1928 में और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इसमें निम्नलिखित सिफारिशें थी। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, देखिए सबसे पहली बात जो है मौलिक अधिकार का मांग भी यही किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को ही क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और व्यक्ति मताधिकार का भी मांग यही किया गया था। क्या किया गया था? व्यक्ति मताधिकार का भी मांग नेहरू रिपोर्ट में ही किया गया था, ठीक ना। अब देखिए चौथा, महात्मा गांधी द्वारा आहूत नमक सत्याग्रह ने क्या सुनिश्चित किया? देखिए नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित किया गया था, दांडी मार्च के द्वारा इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसमें क्या था? पूरे तटीय भारत में नमक कानून का उल्लंघन हो। मतलब जो भी तटीय भारत, जैसे ये आपका तटीय भारत है और जो भी तटीय भारत आपका क्या है, समुद्र से लग रहा है, सब जगह क्या हो? नमक कानून का उल्लंघन हो। मतलब कहां से? आपका गुजरात से लेके कहां तक? केरल तक, और बंगाल से लेके तमिलनाडु तक, हर जगह, मतलब पश्चिमी तट पूर्वी तट पे हर जगह क्या हो? नमक कानून का उल्लंघन हो और महिलाओं की सहभागिता हो। ये दोनों चीज था। लेकिन जब श्रमिक वर्ग सत्याग्रह में शामिल होने लगा तो इसकी वर्तमान प्रवृत्ति क्या होगी? बदल गई। ये नहीं था तो क्या होगा? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप कितना सही कर पा रहे हैं? आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है कि बुरा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका कमेंट पढ़ के क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम दांडी से यात्रा शुरू करते हुए 6 अप्रैल को दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। गांधी ने कहा कि जहां भी संभव हो नमक बनाकर लोग नमक कानून क्या करे? तोड़े। महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया। महिलाओं, छात्रों, व्यापारी, छोटे व्यवसायी, जनजातियों, मजदूरों, किसानों आदि के सम्मिलित सहयोग ने यह इस आंदोलन में क्या किया? ऊर्जा का संचार किया। अतः कथन क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही होगा। और गांधी जी इसमें कितने दिन तक यात्रा किए थे? 24 दिनों तक यात्रा किए थे। ये क्वेश्चन पिछले सीरीज में था, तो हम सीरीज बाय सीरीज क्वेश्चन ला रहे हैं। आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में पीछे का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। उसमें भी क्या है? तगड़ा कतई जहर क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंध है? देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो पहले बना था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। क्या बना था? HRA। ये कौन बनाए थे? ये सचिन सान्याल और आपके राम प्रसाद बिस्मिल सब ने मिलकर बनाया था 1924 के आसपास का, कानपुर में। उसके बाद इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया और ये खत्म हो गया। उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति भागकर निकल गए थे जिसका नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद। वो बोले थे हम आजादे पैदा लिए हैं, आजादे मरेंगे, हमको अंग्रेज कभी गिरफ्तार
नहीं कर सकता है। तो क्या हुए, गिरफ्तार नहीं हुए और दिल्ली में जाके फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की दोबारा स्थापना कर रहे थे। तभी उनको एगो राय मिला, किसका, भगत सिंह का। बोले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन खाली नहीं, इसमें जोड़िए क्या चीज, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और फिर 1928 में क्या हुआ, ये बन गया। तो इसमें क्या होगा, भगत सिंह। आइए और व्याख्या देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना की। और इससे संबंध कौन कौन थे, इससे संबंध थे, मुख्य नेता थे भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव कुमार, जयदेव कर्पूर, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव आदि क्या थे, इनके प्रमुख नेता थे। और भगत सिंह ने सोशलिस्ट शब्द सुझाया था। क्वेश्चन बनता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो भगत सिंह के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन स्थापना किसने की थी, तो आजाद। मेन व्यक्ति कौन था, आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। गांधी ने हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की, गांधी ने हरिजन अभियान में किस बात के लिए कोशिश की, समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना। या देखिए, गांधी बहुत तेज थे और उस समय जब अभी जाति व्यवस्था भारत में समाप्त नहीं हुई तो उस समय क्या समाप्त होगी, तो गांधी जाति व्यवस्था पे कोई प्रहार नहीं किए। बस वो कहते थे जाति व्यवस्था है रहने दो, बस छोटका को उठा के इतना ऊपर ला दो ना कि बड़का छोटका कैसे करके क्या करे देखे, बस यही। तो क्या हुआ, हरिजनों के लिए कुआं, सड़कें, मंदिर और को खुलवाना, बिल्कुल हरिजनों के लिए। और क्या है, हरिजनों के भी सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करना। जो तो 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते, एकदम कतई जहर जहर प्रश्न है और इसी से फैक्ट भी बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन यहीं से बनेगा और कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन बन गया तो वो भी। तो क्या बीपीएससी से लेके यूपीएससी तक, बिहार पुलिस से लेके एसपी तक, सब में कम आएगा कि नहीं आएगा, तो दबा के लाइक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, तो कर दीजिए ना दबा के लाइक। देख क्या रहे हैं, जल्दी से पहले लाइक कीजिए फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। गांधी जी द्वारा पुनः पैक्ट के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से अस्पृश्यता निवारण शुरू किया गया। वर्धा से गांधी जी ने 1933 में हरिजन यात्रा शुरू की। गांधी जी क्या बोले, अम्बेडकरवा बड़ा हरिजन का हितैषी बनता है। इन्होंने हरिजन यात्रा शुरू कर दिया और उसके बाद खुद लेटरिन साफ करने लगे और पूरा साल भर एकदम घूमते रहे। हर सब खाली हरिजन के घर पे जाते थे, वहीं सोते थे, वो जो बना के खिलाता था वही खाते थे। आज का नेता एक दिन जाता है तो 500 फोटो खिंचाता है। गांधी जी क्या किए, पूरा साल घूमे थे हरिजन के घर पे, ठीक ना। गांधी ने हरिजन अभियान का उद्देश्य छुआछूत व्यवस्था को समाप्त करना था। उन्होंने कहा कि छुआछूत का कारण ऊंच नीच का कृत्रिम विभाजन है, ना कि जाति पर था, ठीक है ना। देखिए गांधी का विचार क्या था, सर्वोत्तम था। उन्होंने हरिजन के मंदिरों में प्रवेश करने, कुआं, सड़कों के प्रयोग करने पर बल दिया। पहले क्या होता था, जहां से हरिजन गुजर गया तो वहां लोग अगर परछाई पड़ जाता था तो ब्राह्मण पे, तो घर जाके गंगा जल से नहाता था। अरे सबके देह में एक के न खून है हो, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राथमिक रूप से साम्यवादी विचारधारा से संबंध थे, कृति किसान पार्टी या लेबर स्वराज पार्टी, तो दोनों, 1 और 2 दोनों। आइए इसका क्या देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। देखिए क्या है, वर्ष 1928 में पंजाब में सोहन सिंह के नेतृत्व में कृषि किसान पार्टी का गठन किया गया, जो क्या थे, साम्यवादी विचारधारा से संबंधित थे, ठीक है ना। और वर्ष 1925 में मुजफ्फर अहमद काजी नजरुल इस्लाम, किसके द्वारा, मुजफ्फर अली काजी नजरुल इस्लाम, हिमांग कुमार सरकार द्वारा बंगाल में लेबर स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जो साम्यवादी विचारधारा से जुड़ी थी। अतः विकल्प सी क्या होगा, सही होगा, विकल्प सी क्या होगा, सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां मिनाल करना है, ठीक ना। अब देखिए बिहार पुलिस में पूछेगा रोल एक्ट कब हुआ, तो आप मार दीजिएगा 1919। बीपीएससी में दे देगा मिलाने, मिला भी दीजिएगा, 1 तीर में 2 शिकार। लगे रहिए, बस दबा कर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ कीजिए, बस कोई दिक्कत न है, आगे बढ़ते रहिए। 1000 क्वेश्चन का धमाकेदार सीरीज है, ईमानदारी के साथ लाएंगे, बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला रोल एक्ट कब आया था, तो रोल एक्ट 1919 में आया। 1 का किसके साथ, 4 का। नमक मार्च कब हुआ था, तो नमक मार्च आपका हुआ था 1930 में। कब हुआ था, 1930 में। उसके बाद चौरा चौरी का घटना 1922 में। चौरा चौरी घटना वाला क्वेश्चन पिछला सीरीज में था ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। और गांधी जी गए थे कहाँ, लंदन, और ठहरे थे कहाँ, वो क्वेश्चन है पिछला सीरीज में। प्ले लिस्ट में जाइए ना, जल्दी से चेक कीजिए। देखिए व्याख्या क्या है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए 1919 में रोल एक्ट लाया गया।
इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। गांधी जी इसको एक अलग नाम दिए थे, बोले थे काला कानून है। क्या है? काला कानून। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। मतलब संदेह हो गया, पकड़ के जेल में डाल दो अनिश्चित काल के लिए, ठीक ना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचे। रात भर सूते, सुबह उठ के 6 अप्रैल को क्या किए? नमक कानून तोड़ दिए। और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था। क्या हुआ था? तो गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पे भगवान अहिर नाम का एक व्यक्ति था, मशाल जुलूस निकाला था, उसको पीट दिया पुलिस बा, पीट के ले गया, जेल में बंद किया। बस गांव वाला पूरा हमला किया, सबको अंदर बंद करके मार दिया साला। 22 को मर गया। गांधी जी क्या हो गए? विक्षिप्त हो गए। और दूसरा बात है कि हर जगह आंदोलन हिंसक हो रहा था। गांधी जी किसके लिए बहुत आलोचना भी हुई, असहयोग आंदोलन, लेकिन हिंसक नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्या किए? वापस ले लिए। कब? 12 मार्च को। 1 दिसंबर 1931 तक चला। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक क्या चला? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला। और इसी में गांधी जी भाग लेने गए थे। और विंस्टन चर्चिल क्या कहा था गांधी जी को पता है? कहा था गांधी तो अर्धनग्न फकीर है। आज देखिए विंस्टन चर्चिल के देश में विंस्टन चर्चिल से 2 इंच ऊंचा गांधी जी का प्रतिमा लगा है। तो कर्म ऐसा कीजिए कि क्या हो, जो आपकी आलोचना करे उससे भी आगे निकल जाए, आगे बढ़िए। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या है? पंजाब नौजवान भारत सभा के संबंध में संबंधित समुचित वर्णन क्या होगा? उसकी आकांक्षा क्या थी? देखिए, नौजवान सभा की स्थापना कौन किया था? भगत सिंह किया था। कौन किया था? भगत सिंह किया था। इनकलाब जिंदाबाद के नारे देने वाले भगत सिंह। अब देखिए इनकलाब जिंदाबाद वाला निकल गया तो बता देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन लिखा था? लिखा था हसरत मोहानी, लेकिन इसको खूब प्रयोग कौन किया? प्रयोग किया भगत सिंह। क्या आपको यह फैक्ट पता था? लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में कि पता था या नहीं पता था। ठीक, तो इसमें क्या होगा? युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करे। ये युवा क्या करे? सबों के बीच में राजनीतिक कार्य करे। मतलब जो लोग क्या क्या थे, राजनीति से कार्य नहीं करते थे, उनके बीच में जाके क्या करे? राजनीतिक कार्य करे। अब देखिए, वर्ष 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सम्मिलित थे? मतलब श्वेत पत्र में कौन सा प्रावधान सम्मिलित था? देखिए, संघीय व्यवस्था सम्मिलित था। प्रांतीय स्वायत्ता था। भारतीय लोक सेवा में सीधी भर्ती, आपराधिक जांच विभाग की स्थापना। तो क्या होगा? 1 और 2 दोनों होगा। 1 और 2 था, बाकी सब न था। आइए व्याख्या भी होगा इसका। देखिए क्या है? तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद मार्च 1930 में, देखिए अभी भी भारत सरकार का जो सरकारी दस्तावेज होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्वेत पत्र। और ये अंग्रेज के जमाने से चल रहा है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। इसमें क्या था? इसमें संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्ता से संबंधित प्रावधान निहित थे। अतः कथन 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। सही है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए ना, बाकी वाला मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? तो आपको पता होगा बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा पृथक किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935। आइए ना इसका कुछ क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। इतिहास बहुत मजा का चीज है, प्रेम से पढ़िए। बस लाइक सब्सक्राइब दबा के कीजिए। 1000 क्वेश्चन में क्या करेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास का धुआं निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे, पंक्चर कर देंगे। ठीक है ना? और आप लोग एग्जाम में जाइएगा, देखते साथ कट से मार दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि अप्रैल 1937 से बर्मा, वर्तमान में नाम क्या है? म्यांमार, और वहां की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है ना? और वहां पर भी शासन किसका है? सेना का या आंग सान सू की का? ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कीजिए। काहे नहीं करते हैं? लिखने में गड़ा लगता है। बर्मा को एक अलग ब्रिटिश उपनिवेश बनाने की तैयारी करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 में एक नया बर्मा कार्यालय की व्यवस्था की गई थी। हालांकि दोनों विभाग एक ही राज्य सचिव के पास थे और उसे भी भारत और बर्मा के राज्य सचिव के रूप में नामित किया गया। भारत और बर्मा के लिए राज्य के पहले सचिव कौन थे? लॉर्ड डुडांस थे। कौन थे? लॉर्ड डुडांस।
थे। भारत और बर्मा के राज्य सचिव का भारत कार्यालय 1947 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे ही भारत आजाद हुआ, बर्मा का कार्यालय बर्मा चला गया, भारत का कार्यालय भारत में रह गया। आजादी के बाद क्या हो गया, कार्यालय अलग अलग हो गया। अखंड भारत था भैया पूरा। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रचलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत 1 अगस्त 1937 को संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई। 1 अगस्त को ना, 1 अप्रैल को। कब? अगस्त वा खाली नहीं रहता की होता, सही हो जाता 1 अप्रैल को, ठीक ना। प्रांतीय स्वायत्ता लागू होने तक प्रांतीय सरकार को 1935 के अधिनियम की 19वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची के संक्रमणकालीन प्रावधान के अनुसार कार्य करना था। बिल्कुल, ना तो 1 और ना ही 2, कोनो सही न है। दोनों में से कोनो क्या है, सही न है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका फैक्ट। भारत शासन अधिनियम को अगस्त 1935 में क्राउन की क्या मिल गई, स्वीकृति मिल गई और ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा हुई कि संघीय व्यवस्था के क्या है, कार्यान्वित न होने पर प्रांतीय स्वायत्ता 1 अप्रैल से, कब से, 1 अप्रैल से। वहां कितना था, 1 अगस्त था, यही दिक्कत था। 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया जाएगा। वास्तव में संघ अस्तित्व में आया ही नहीं। चुनाव की कार्यावधि जुलाई 1936 को प्रारंभ हो गई और 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्ता लागू कर दी गई। संघ की स्थापना तक केंद्रीय सरकार को 1935 के अधिनियम की 9वीं अनुसूची के संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार क्या करना था, कार्य करना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इंपॉर्टेंट है? ब्रिटिश ताज को और से अवशिष्ट विधायी शक्तियां ब्रिटिश संसद के विवेकाधीन थी। किसके विवेकाधीन थी? भारत के गवर्नर जनरल के विवेकाधीन थी, ठीक ना। और सभी प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय नहीं, कैसी भी व्यवस्था की गई, 1 सदनीय, सॉरी मतलब 5 गो में किया गया। ये ना व्याख्या देख लेते हैं, 5 गो में क्या किया गया, द्विसदनीय किया गया, ठीक ना। और बाकी में ना तो 1 और ना ही 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी के बीच क्या समानता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, एक व्यक्ति का नाम छोड़ दिया, ओकरा नाम भी रहना चाहिए, अशफाक उल्लाह खान, जो कि क्या है, भारतीय इतिहास में लिखावट में पहला मुस्लिम है जिसको क्या किया गया था, फांसी सबसे क्या हुआ था, ग्रेटेस्ट पनिशमेंट दिया गया था, फांसी का, ठीक ना, अशफाक उल्लाह खान। और एगो कहानी भी क्या है, बड़ा रोचक है। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों को फांसी होने वाला था। तो अशफाक उल्लाह खान क्या था, बहुत उदास था, रो रहा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल बोला, रे बुर्बा काहे इतना रो रहा है, भारत माता पर तो शहीद हो रहा है। कहा इसलिए नहीं रो रहे हैं कि शहीद हो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि हम तो एक के बार जिंदा होते हैं ना, मुस्लिम है ना, मुस्लिम में क्या होता है, पुनर्जन्म का संकल्पना नहीं है। तुम तो फिर आओगे और फिर भारत माँ की सेवा करोगे और हम तो दफन हो जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं। तो ये था, ठीक है। तो दोनों सब और क्या किया था ये सब, आगे व्याख्या में देखिए क्या है, डी, वे काकोरी संयंत्र मामले से संबंध थे। व्याख्या दिया हुआ है तो पहले ये क्या है, बुक बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था। विकल्प ये सही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। विकल्प भी सही नहीं है। स्वराज पार्टी का स्थापना किस लिए की थी, तो ये पिछले सीरीज में करा दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, ठीक ना। अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी व सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे अन्य क्रांतिकारी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। विकल्प सी सही नहीं है। अभी पहले ये बता दिए थे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में बना था, ठीक ना। और 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर, ये इंपॉर्टेंट देखिए, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाले ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया। और इस संबंध में काकोरी संयंत्र केस के तहत क्या हुआ, क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजा और 4 लोगों को आजीवन कारावास और तथा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा सुनाई गई। अतः विकल्प डी क्या है, एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्या हुआ। साइमन कमीशन आ रहा था, क्यों आंदोलन हुआ, वो तो सुधारे करने आ रहा था। तो सबसे बड़का बात था कि ओकरा में एको गो भारतीय नहीं था। तुम भारतीय का भाग्य लिखेगा और बिना भारतीय का लिखेगा, ये बर्दाश्त होगा। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था, ही था साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक ना। देखिए क्या था इसमें,
1927 में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः भारतीयों को यह बात गलत लगी कि हमारे भविष्य के फैसले में हमारी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए साइमन कमीशन के विरुद्ध जन आंदोलन हुआ। शेष विकल्प ए, बी और डी में भारतीय जन आंदोलन के साइमन कमीशन के विरुद्ध होने का कोई कारण नहीं है, अतः विकल्प क्या है? सी सही है। साइमन कमीशन की अध्यक्षता 7 सदस्यीय समिति की नियुक्त की गई। सभी सदस्य यूरोप के थे और भारत में इसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन को भारत के सैद्धांतिक भविष्य का क्या करना था? निर्धारण करना था। इसमें निम्न सिफारिशें थी: प्रांतों में द्वैध व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन स्थापित हो, संघीय संविधान का निर्माण हो, केंद्र के अभी कोई उत्तरदायित्व भारतीयों को प्रदान न किया जाए और बर्मा को भारत से विलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। और इसी में क्या था? एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। एटली इसी में आया था और बाद में क्या बन गया था? प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन में कौन ऐसा व्यक्ति आया था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो वो कौन था? वो था एटली, क्लीमेंट एटली। आगे आइए, जो कि आजादी देने में क्या था, जिसका महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पे लाहौर में हुआ था और पहली बार तिरंगा को आन बान और शान से 31 दिसंबर 1930 की रात के जैसे ही 12 बजे की घंटा बजा 1928 की, तैसे ही क्या हुआ? लाहौर रावी नदी के तट पे एकदम तिरंगा को आन बान शान से कौन फहरा दिए? जवाहरलाल नेहरू फहरा दिए। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित कर दिया। पूर्ण स्वराज की मांग तो 1906 में किया था, पिछला सीरीज में करा दिए हैं, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, ठीक ना। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कब कर दी? 1929 में। और बोला कि इसके बाबूजी कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1928 में नेहरू रिपोर्ट दिए थे। क्वेश्चन था पहले तो डोमिनियन स्टेट मांग रहा था कि आधा राज दे दीजिए, मतलब हम शासन करेंगे, आप हमरा हुकूमत कीजिएगा। लेकिन कौन बोले? अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि अब क्या होगा? पूर्ण स्वाधीनता लेंगे। तो केवल कथन क्या होगा? एक सही होगा। केवल कथन क्या होगा? एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1920 से 1922 तक चलने असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और उसी दिन एगो महान क्रांतिकारी मर गए थे जो मराठा और केसरी के संपादक थे और गणपति उत्सव और स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे, शिवाजी महोत्सव स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे, और उसी के नाम पर एक स्वराज कोष की स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए वो महान क्रांतिकारी कौन थे, ठीक ना। और जिसे भारतीय अशांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक ना। और कौन कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। लिखिए कमेंट बॉक्स में ये कौन से महान क्रांतिकारी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या था? इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल की। इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ, बिल्कुल हुआ। और राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचा, एकदम भीतर तक घुस गया था। इतना अंदर पहुंच गया कि सब आदमी काम धंधा छोड़ के इसी में कूद गया। सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के, वकीली रोजगार व्यवसाय छोड़ के बोला आप आजाद हो जाएंगे तब ये काम करेंगे। गांधी जी बीच में वापस खींच लिए, इसलिए इसका खूब विरोध हुआ था। गांधी जी को कल का झंडो 1 2 3 क्या होगा? 1 2 3 तीनों होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला नहीं, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तब सरोजिनी नायडू होगा, लेकिन प्रथम महिला पूछेगा तो कौन होगा? एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल बहरुद्दीन तैयब जी क्या थे? तो क्या होगा ना, एक सही नहीं है, केवल कौन सही है? केवल 2 सही है, यानी कि क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। आइए इसका थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक ना। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में चुनी गई, अतः सही उत्तर क्या है? बी है। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनी। यह अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और सरोजिनी नायडू सुप्रसिद्ध कवयित्री थी और महान राष्ट्रीय नेत्री थी। और इन्हीं का जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या है? सरोजिनी नायडू सुप्रसिद्ध कवयित्री और महान राष्ट्रीय नेत्री थी। इनका प्रथम कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुई, जिस पर
लंदन टाइम्स में प्रशंसायुक्त समीक्षाएं लिखी गई। प्रशंसा आया, बताइए, प्रशंसा उस समय भारतीयों का असंभव। इन्होंने गांधी जी के सभी आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया और भारत की स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, या भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू। और बहरुद्दीन तैयब जी अपने समय के प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ मिलकर 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। और जब जो कांग्रेस बनने के बाद क्या हुआ, मिल गया। जो कांग्रेस बनने के बाद क्या हुआ, मिल गया। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से सब संबंधित प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? क्या था जो गांधी जी को क्या किया, बदल डाला? तो सुशिक्षित व्यक्ति का वह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। देखिए, सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है कि पढ़ लिए अपना काम कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए सब व्यक्ति पढ़ता है। अगर आप पढ़ लिख लीजिए तो टोला मोहल्ला के क्या कीजिए, गरीब बच्चा को पढ़ाइए। ये क्या था, अनटू द लास्ट में लिखा हुआ था। ठीक ना। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है और क्या, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। उच्च जीवन के लिए क्या है, ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। वो बात अलग है कि गांधी जी को खुद क्या था, 4 गो बेटा था। इस संदर्भ में सभी उपयुक्त ए, बी तथा सी कथन सही है। ये क्या है, ये सब सही है। क्या है, सब सही है। और ये किताब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में न पढ़े थे, तब तक उनका क्या हुआ था, बाल बच्चा हो गया था। गांधी जी का बाल विवाह न हुआ था, पता होगा आप लोग को। अनटू दी लस्ट और जॉन रस्किन द्वारा अर्थव्यवस्था पर लिखा गया एक लेख है। इस लेख में उसने बताया है कि वास्तविक संपत्ति मुद्रा या सोना नहीं है, बल्कि वास्तविक संपत्ति जीवन है। और इसी तरह इस लेख का एक अंश व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने प्रभावित किया। इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने सर्वोदय तथा अंत्योदय जैसी अवधारणाओं का विकास किया। सर्वोदय का नारा कहां से लाए गांधी जी, अनटू द अनरेस्ट से लाए। ठीक ना। और भूख हड़ताल भी गांधी जी यहीं से सीखे थे। ठीक ना। आगे देखिए, आज का ये क्या है, लास्ट सवाल है। आपको सवाल कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ प्लीज क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइबर को इंक्रीज कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो स्वराज सभा कौन रख लिया? हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कौन किए थे? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय है। लेकिन इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा आपका ए। जवाब क्या होगा? ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। और इसकी 2 शाखा था। इसका कौन कौन 2 शाखा था? एगो शाखा था जो बाल गंगाधर तिलक बनाए थे, कहा, अपना महाराष्ट्र में। और एगो शाखा था मद्रास में, एनी बेसेंट का, होम रूल लीग का। और दोनों शाखा अलग अलग था और दोनों में कभी मेल उल नहीं हुआ। ठीक ना। दोनों शाखा क्या था, अलग अलग था। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और क्या कहे, जय हिंद, भारत माता की जय। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। और क्वेश्चन अच्छा लगा तो क्या कीजिए, दबा के लाइक, दबा के सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही बना आपके पास क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और 1000 क्वेश्चन लाएंगे और इसी तरह का कतई जहर क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में क्या होता है, सीधा टपकता है, सीधा एग्जाम में गिरता है। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।